हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं जी कक्षा 11वीं की समाज विज्ञान के जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1 2 3। ये तीनों के तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक्चुअल में जो वीडियो है ना, वीडियो के अंदर मैंने 3 चैप्टर एक्सप्लेन किए थे फर्स्ट पार्ट में। ऑल तो जो पीडीएफ मिलेगी आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर मैंने 5 चैप्टर की पीडीएफ डाली हुई है। ठीक है। और अभी जो बचे हुए चैप्टर है, यानी हमारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, वो मैं इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ। ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना, पेपर इसी में से बनेगा और ये बात आपको पता ही है। दूसरी बात है, ये भरत खोरवाल वाले चैनल पे आ जाना। अगर किसी को प्रूफ चाहिए हो कि मेरे करवाए हुए आते हैं नहीं आते, तो कोई भी लाइव वीडियो उठा के देख लेना जिसमें मैंने पेपर का एनालिसिस करवा रखा हो। दूसरी बात यह है कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगा, सब के सब चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका 1 मार्क्स भी कटे। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, 6 मार्क्स के लिए तो ये वीडियो इनफ है, मोर देन इनफ है। बाकी जो आपके बचे हुए हैं, जो 1 नंबर के क्वेश्चन है, उसके लिए एमसीक्यू करेंगे, इस पे आ जाना। ठीक है। चलो जी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। अब आ जाते हैं जी हमारे पहले हम कार्यपालिका और विधायिका कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे। ठीक है। चलो, तो कार्यपालिका से शुरू करते हैं हमारा। ठीक है, वो 3 चैप्टर हमारे हो चुके थे, आ जाते हैं जी। ओके। सबसे पहले कार्यपालिका क्या है और कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, तो मैं आपको बता दूं। क्या ना, कार्यपालिका क्या होती है? सरकार के 3 अंगों में से कार्यपालिका एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और जो कार्यपालिका वो क्या करती है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू वगैरह करती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? पहले तो मैं आपको बता दूं, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं, इसका काम होता है कानून बनाना, और उस कानून को लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। ठीक है। और तीसरी जो होती है न्यायपालिका, न्याय वगैरह देती है, जैसे कोर्ट। जैसे क्या एग्जाम्पल है न्यायपालिका, कोर्ट। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। मेनली मैं आपको बता दूं कि जो कार्यपालिका होती है ना, कार्यपालिका जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है। अभी मैं इसका एक और वो दो और मेरे कहने का मतलब है, जो कार्यपालिका के प्रकार है ना, आपको अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन की कार्यपालिका कितने प्रकार के वो बताओ, तो आपको ये लिखना है। परंतु, बट, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो हमारा राजनीतिक कार्यपालिका है, और जो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका के अलावा हिंदी में क्या कहते हैं उसको, परमानेंट एग्जीक्यूटिव को, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही जो है, उन दोनों में डिफरेंस बताओ, या कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में डिफरेंस बताओ, तो आपको ये वाला लिखना है। ठीक है, मैं दोनों में अंतर बताऊंगा, बट पहले तो इस वाले पे आ जाता है कि कार्यपालिका के प्रकार पूछे तो आपको क्या बताना है। कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है। ठीक है। यानी एक होती है संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। बड़ा सिंपल है। संसदीय है ना, संसदीय कार्यपालिका भारत के अंदर होती है। ठीक है। इसके अंदर है ना, जो आमतौर पर सरकार का जो प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री होता है ना, भारत के अंदर यही होता है। और साथ में इसको विधायिका, विधायिका यानी जो लेजिस्लेचर होती है, संसद वगैरह होती है, उसमें बहुमत दल का नेता होता है ये। जैसे इस टाइम बीजेपी है ना। 2019 की बात करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2019 के अंदर फुल मेजोरिटी थी, अभी तो कोलिजन गवर्नमेंट है। 2019 के अंदर बीजेपी की फुल मेजोरिटी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। यस और नो? ठीक है। दूसरी बात है कि जो विधायिका है, विधायिका यानी जो हमारी संसद है, संसद के अंदर भी ज़्यादातर मेंबर जो थे वो बीजेपी के थे। अब अभी नहीं है, अभी तो आपको पता है कि कोलिजन गवर्नमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, यानी अगर विधायिका यानी हमारे लेजिस्लेचर यानी संसद में अगर उससे कोई सवाल पूछे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर है ना, देश का जो प्रमुख होता है इनमें से, या तो राजा हो सकता है या राष्ट्रपति हो सकता है। ठीक है। देखो, भारत के अंदर राष्ट्रपति है, तो इसलिए भारत के अंदर जो संसदीय प्रणाली है उसका जो मेन हेड होता है, देश का मेन पर्सन होता है, वो राष्ट्रपति है। ठीक है। एक जैसे कि एग्जाम्पल इसका मैं एक और देता हूँ, ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर भी संसदीय प्रणाली है, बट ब्रिटेन के अंदर क्या है, रानी वाला रूल है, राजा रानी वाला। वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होता, वहाँ पर राजा जो होता है वो देश का प्रमुख होता है। ठीक है। सर, एक आप एग्जाम्पल देकर बता सकते हो सर, कि जो आपका आपने बोला कि देश का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, ये कैसे होगा, पता कैसे चलता है? मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए ना एग्जाम में कि हमारा फर्स्ट आप सिटीजन कौन होता है, तो याद रखना, हमारी फर्स्ट सिटीजन पता है कौन है? हमारी फर्स्ट सिटीजन होते हैं राष्ट्रपति। और ब्रिटेन में फर्स्ट सिटीजन कौन है? वहाँ का राजा। तो कौन होता है वो? बेसिकली जो देश का हेड होता है, देश का हेड। सरकार का हेड कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ठीक है। अर्ध अध्यक्षात्मक से पहले अध्यक्षात्मक आते हैं। अध्यक्षात्मक के अंदर क्या होता है, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और ये है ना यूएस में ज़्यादातर फॉलो होता है। ठीक है। तो यूएस में देखो, राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट होता है, ये सरकार का भी प्रमुख होता है। ठीक है। और ये देश का भी प्रमुख होता है, जैसे यूएस में है। और यूएस के अंदर इनके ना चुनाव डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है? क्या ना, डायरेक्ट जो लोग वोट डालते हैं ना, वो डायरेक्टली वो अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डालते हैं सर। तो फिर भारत के अंदर भी तो हम प्रधानमंत्री नहीं, भारत के अंदर पता है क्या होता है, आप एमपी को वोट देते हो, और जिस पार्टी के ज्यादा एमपी होते हैं ना, उन्हीं का पीएम बनता है। बट
यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में डायरेक्टली लोग उसी बंदे को वोट देंगे जिस पार्टी का वो मेंबर, जिस बंदे को वो अपना प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं। कोई एमपी एमपी नहीं चुनते वो डायरेक्टली। ठीक है, चलो। और ये विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। अच्छा, विधायिका में कौन होते हैं? विधायिका में एमपी बैठे हुए होते हैं। ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो होता है, हमारे जो देश के प्रमुख होते हैं, वो जो होते हैं वो जवाबदेह होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किन्होंने चुना है? इनको तो एमपी ने ही चुना है, तो इसलिए एमपीओ को जवाब देना पड़ेगा, पीएम को। बट यहाँ पर तो एमपी ने थोड़ा ना चुना है यूएस के प्रेसिडेंट को, उनको तो चुना है लोगों ने। तो वो लोगों के प्रति जवाबदेह होता है, इनके प्रति जवाबदेह नहीं होता। ठीक है। और अर्ध अध्यक्षात्मक होता है जिसमें दोनों होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, देश का प्रमुख राष्ट्रपति, ये हमारा श्रीलंका के अंदर फॉलो होता है। ठीक है। देश का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री और उसका मंत्री जो परिषद होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। तो ये होता है अर्धअध्यक्षात्मक। ठीक है। यानी पावर राष्ट्रपति के पास भी होती है, प्रधानमंत्री के पास भी पावर होती है अर्धअध्यक्षात्मक में। भारत के अंदर क्या है, जो संसदीय प्रणाली होती है वहाँ पर ज़्यादा पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, यहाँ पर ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, और इनके प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास होती है, इनमें दोनों के पास होती है। इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए लिया क्योंकि आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा 6 नंबर में टपकेगा, 5 नंबर में टपकेगा टपकेगा तो। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के अंदर संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका है, भारत ने क्यों अपनाया। तो इसका पहला रीज़न है कि भारत को है ना पहले से ही अनुभव था। यानी भारत के अंदर पहले से ही भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के तहत भारत में इलेक्शन होते थे, और वो इलेक्शन जो होते थे वो संसदीय प्रणाली के द्वारा ही होते थे। तो भारत को पहले से ही पता था कि ये सिस्टम कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता, संसद का कैसे कार्य करती है। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरी बात है कि ना बेसिकली भारत की परिस्थितियों पे और मतलब भारत के जो जो भी नेता वगैरह थे, वो चाहते थे कि है ना ऐसा भारत बने जहाँ पर है ना जो सरकार हो ना वो लोगों के प्रति जवाबदेह हो। ठीक है। तो इसी वजह से भारत के अंदर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। दो रीज़न, पहले से एक्सपीरियंस था, और जवाबदेह सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संसदीय प्रणाली। ठीक है। चलो, बाकी ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप एरो के उसमें लिखते हो ना तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पैराग्राफ में जब आप आंसर लिखते हो तो है ना टीचर को पढ़ना पड़ता है, बट इसमें देखो पढ़ना नहीं है, अलग से ही दिख रहा है। तो यहाँ है ना टीचर को पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को आंसर आता है, फिर वो नीचे सिर्फ नज़र मार लेती है, बाकी मेन चीज़ तो यहीं पर पूरी हो जाती है कि हाँ बच्चे को आता है। ठीक है। पहला क्या है कि यहाँ पर ये वही 1919 में। दूसरा, संसदात्मक व्यवस्था अधिक जिम्मेदार और उत्तरदायी होती है, इसलिए हमने चुना। तीसरी बात है यहाँ पर क्या व्यक्तित्व पूजा का खतरा नहीं होता। इसका मतलब है कोई एक बंदा लीडर नहीं होता, है ना। मतलब वैसे लीडर होता है, बट यहाँ पर लोग ही चुनते हैं। एमपी जिस पार्टी के ज़्यादा एमपी होते हैं उन्हीं का पीएम बनता है। ठीक है। तो कोई मेन बंदा जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। अगर एमपी किसी दूसरे को पसंद करने लग जाए, किसी दूसरे को पीएम बना दे, वो बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर व्यक्तिगत पूजा का खतरा नहीं रहता। तीसरा पॉइंट है कार्यपालिका पर विधायिका का उचित नियंत्रण रहता है, यानी कार्यपालिका विधायिका को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाती है। तो ये भी जो है पॉइंट है हमारे संसदीय प्रणाली का। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑफ कोर्स भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है 35 साल से अधिक उसकी एज होनी चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कोई भी लाभ पद में नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई ऐसी जॉब नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, दिवाला नहीं होना चाहिए, यानी बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या प्रोसीजर है। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति को जो हटाने के लिए प्रोसीजर चलाया जाता है ना उसे कहते हैं महाभियोग। ठीक है। इसमें क्या होता है क्या ना, जैसे कानून पारित होता है ना, राज्यसभा लोकसभा, पहले तो राष्ट्रपति को 14 दिन दिए जाते हैं, नोटिस दिया जाता है कि भाई आपने अगर कुछ करा है, आप सफाई देना चाहते हो, आप पे ये कार्रवाई है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो अपने पक्ष में तो आप बोल सकते हो। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो फिर इस पे सदन में कार्रवाई होती है, लोकसभा और राज्यसभा से दोनों में पास करवाया जाता है एक बिल 2/3 मेजोरिटी के साथ, और अगर वो पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है। ठीक है। इसको महाभियोग कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ बताइए कि राष्ट्रपति के पास पावर क्या है। देखो, वह प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब नियुक्ति करता है सर, इसका मतलब क्या, शपथ दिलवाता है, ये याद रखना। मैं आपको एक एक है ना एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू आए जिसमें आपसे पूछा, खासकर अभी मैंने पिछले साल ये बहुत हुआ था कि ना नियुक्ति पूछता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की कौन करता है, मंत्री परिषद। 95% का आंसर जो होता है ना वो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन अगर समझ ना आ रहा हो ना और लिखा हो नियुक्ति, तो राष्ट्रपति करके आ जाना। ठीक है। पहला पॉइंट तो ये होता है नियुक्ति करता है। दूसरा, वह सभा बनाता है। वह सभा बनाता है, राज्यपाल और अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण नियुक्ति करता है। ये हटा देना। ठीक है। राज्यपाल और अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण जो क्या कहते हैं उसको पोस्ट होती है उनकी नियुक्ति वगैरह करता है।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कानून व नीतियों को लागू करता है, आपको पता है उसके सिग्नेचर के बाद ही लागू होता है। नेक्स्ट स्टेप है उच्चायोगों राजदूतों की नियुक्ति करता है। इसका मतलब क्या है, बाहर से कोई देश का, जैसे इंडिया की एम्बेसी, जैसे मान लो कोई एम्बेसी है यूएस की, तो उसके अंदर जो भी लीडर होगा ना, वो इंडिया की सबसे पहले जो राष्ट्रपति है उसके पास आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा कि जी हाँ मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है राष्ट्रपति, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारों को लगता है पीएम है, बट पीएम नहीं है। जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट है वह युद्ध और शांति की घोषणा करता है, यानी देश के अंदर लड़ाई हो, अगर किसी देश से लड़ाई हो जाए तो राष्ट्रपति आकर बताते हैं। ठीक है। ऑल तो सबको पहले से ही पता चल जाता है। ठीक है, अफरा तफरी फैल जाती है अब तो, खासकर जब नॉलेज अच्छी हो जाती है, मतलब इंटरनेट वगैरह है, सब पता चल जाता है, बट ऑफिशियल जो है वो घोषणा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है उसे सूचित होने और परामर्श लेने का अधिकार है। इसका मतलब है जो भी हमारे मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनसे वो सवाल पूछ सकता है, और कोई भी एडवाइस वगैरह चाहिए हो तो वो भी ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ विशेष पावर, सुन लो ये क्वेश्चन आता है। विशेष पावर में एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो किसी को भी फांसी की सजा से बचा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के पास ये भी शक्ति है कि किसी भी, कोई भी अगर मान लो बिल आता है उनके पास, ठीक है, और कोई उस बिल को वो दोबारा से विचार विमर्श करने के लिए, पुनः विचार करने के लिए लौटा सकते हैं, पहले ये पावर होती है। दूसरी विटो पावर होती है, यानी संसद में पारित किए हुए जो भी क्या कहते हैं विधेयक होते हैं ना, उन पर वो क्या कर सकते हैं, विलंब कर सकते हैं। विलंब कर सकते हैं मतलब टाइम ले सकते हैं अपना। ठीक है, मतलब देरी कर सकते हैं का किसी कानून को लागू करवाने में, कि हाँ जी मैं कर दूंगा साइन, ऐसा भी कर सकते हैं वो चाहे तो। ठीक है। नेक्स्ट है चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय वह निर्णय लेता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यानी मिश्रित सरकार जब होती है ना, गठबंधन की सरकारें, या जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, तो उनमें इनका रोल बन जाता है, बड़ा हो जाता है उनका रोल। इसका मतलब है कि मान लो कोई पार्टी, किसी को मिले 70, किसी को मिले 70 सीटें, किसी को 80, किसी को, है ना, तो जो बंदा पहले आता है, जो 272 से ज़्यादा लोगों को अपने सपोर्ट में ला पाता है, उनको शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति, वो डिसाइड करता है कि हाँ कौन पहले आएगा कौन पहले नहीं आएगा। ठीक है। चलो ये देखो गठबंधन सरकार, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि एक्चुअल में राष्ट्रपति की जो पावर होती है वो सबसे ज़्यादा कारगर कब होती है, जब गठबंधन सरकार हो। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री के मुख्य कार्य क्या होते हैं, मंत्रिमंडल का गठन करना, है ना, विभिन्न मंत्रियों को पोर्टफोलियो वगैरह देना। सर पोर्टफोलियो का मतलब क्या है ना, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, ये कौन बनाता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता वगैरह करते हैं ये, साथ में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, साथ में कैबिनेट और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी के रूप में काम करते हैं। जो विदेशी नीति वगैरह है उनके वास्तुकार होते हैं, मतलब विदेश विदेश नीति यही बनाते हैं। वह सदन के नेता के रूप में भी कार्य करते हैं, और वह पार्टी के भी महत्वपूर्ण नेता होते हैं और देश का नेतृत्व करते हैं वो। ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बनने की क्या क्राइटेरिया है, 25 साल से ऊपर आयु होनी चाहिए, और बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, और यदि प्रधानमंत्री बनने के समय वह संसद के किसी भी सदस्य के सदन के सदस्य ना हो तो उन्हें 6 महीने का टाइम दिया जाता है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है वो मैंने कार्यपालिका का जब चैप्टर समझाया था, तो मैंने बहुत आराम से समझाया था, और अभी अगर मैं समझाऊंगा तो मेरे को कम से कम 15-20 मिनट चाहिए, और मेरे को पता टाइम ही नहीं है आपके पास, तो इसलिए इसको ऐसे याद कर लेना। हिंट दे देता हूँ बस एक, इंदिरा गांधी को जो है प्रधानमंत्री की पोस्ट इमरजेंसी जो है इसी वजह से लगानी पड़ी, क्योंकि 6 महीने में वो किसी एरिया की प्रधानमंत्री, मतलब किसी एरिया की एमपी नहीं बन पाई थी, इसलिए उनको अपनी प्रधानमंत्री की पोस्ट छोड़नी पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। नेक्स्ट है कि जो हमारी विधायिका जो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका होती है और स्थायी कार्यपालिका होती है, उनके बीच में क्या अंतर होता है। अब आ जाओ उसी वाले क्वेश्चन पे, देखो सिंपल बताता हूँ। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है ना, इसमें होते हैं हमारे मंत्री। सर कौन से मंत्री, ये होते हैं जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर, ये होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, आईएएस, आईपीएस, और भी अलग अलग मंत्री जो होते हैं वो हमारे स्थायी कार्यपालिकाओं के होते हैं। मेरी बात क्लियर हो पा रही है, यस और नो, कोई दिक्कत है इसमें। चलो, तो अब होता क्या है, तो क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले जो कार्यकारी जनता द्वारा ये चुने जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्टेड होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं। ये जवाबदेह नहीं होते, ये जवाबदेह होते हैं, क्योंकि इनको लोगों ने चुना होता है, तो लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। आईपीएस आईएएस लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होते, तभी थोड़ी सी अकड़ रहती है इनमें। अ, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये अकड़ वर्ड क्यों यूज़ कर दिया आपने, ये तो अच्छा वर्ड नहीं है, नहीं करना चाहिए आईपीएस आईएएस के लिए। ऐसा नहीं है भाई, अगर अभी आप छोटे हो आपको पता चलेगा बहुत सारे लोग जो है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो देखी थी, वो क्या करता है, एक आईएएस होता है, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, वो क्या करता है, मैरिज में जाता है, और लोगों की गुद्दी पकड़ पकड़, कोविड के टाइम की बात है, गुद्दी पकड़ पकड़ के करता है, उनको करता है, जबकि उसी ने पेपर पे परमिशन लिख के दी होती है।
अब मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, तो इसलिए शांति रखते हैं। ठीक है? तो अ, मैं बोल अगर किसी को मेरा कोई गलत मोटिव नहीं था ये बोलना, मैं बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। ये लाइन बोलना भी इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है? चलो, वह अपने निर्णय के और परिणामों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं, जवाबदेह नहीं होते, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट है वे अधिक शक्तिशाली होते हैं और आईपीएस, आईएएस कम शक्तिशाली होते हैं, ठीक है? चापलूसी करते हुए घूमते हैं तभी तो एमपी, एमएलए भी है। कौन आईपीएस, आईएएस, ठीक है? कुछ अच्छे होते हैं बट यार मैक्सिमम खराब होते हैं, साफ-सीधी बात, है ना? साफ बोलना, सुखी रहना। नेक्स्ट कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आर्टिकल 74 आ जाता है। आर्टिकल 74 ये कहता है कि जो भी हमारे मंत्री वगैरह है ना, उनसे जो है वो राष्ट्रपति जो है वो अगर चाहे तो सलाह वगैरह ले सकता है और उनको सलाह देनी ही पड़ेगी, ठीक है? बट हाँ, वो उनकी मर्जी है कि वो सलाह को माने या ना माने, ठीक है? चलो, राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए उनकी सलाह वगैरह के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है? बट वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति, अच्छा हाँ, राष्ट्रपति अगर कोई जो प्रधानमंत्री वगैरह उनको अगर सलाह वगैरह देते हैं राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उनको थोड़ा सीरियस रह के सुनेगा, ठीक है? और उसको उसके अनुसार ही कार्य वगैरह करेगा। ये कंपल्सरी नहीं है बट ऐसा करना पड़ता है क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के पास कम पावर होती है। एक और बात, हमारे मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है मैं आपको बता दूं। पहले ना हर किसी को ये 15 है, हर किसी को मंत्री बना दिया जाता था, बट फिर क्या हुआ, हमारे संविधान में चेंज हुआ और बोला गया कि ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना, जो एक्चुअल में कैबिनेट मिनिस्टर है, जो मंत्रिपरिषद है, वो उसके अंदर टोटल के सिर्फ 15% होंगे, यानी 543 है उसमें से सिर्फ 15% ही हमारे मंत्रिपरिषद होंगे, ठीक है? और आईपीएस, आईएएस में पता ही है आपको कौन कौन से आते हैं, आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, केंद्र सेवाएं भी आती है इसके अंदर, ठीक है? जैसे विदेश सेवा, है ना, आईआरएफ, आईएफएस होते हैं, है ना, और सीमा शुल्क, इंडियन कस्टम सर्विस वाले होते हैं, ओके? और कुछ प्रांतीय सेवा भी होती है, जैसे जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं, डिप्यूटी कलेक्टर वगैरह, ये सारे के सारे है ना, जो पीसीएस का एग्जाम देके ऑफिसर बनते हैं। और वही लिखा है सिविल सर्विसेज के बारे में, ये सारी चीज़ें बता रखी है। नेक्स्ट आते हैं विधायिका क्या होती है। विधायिका सिंपल है, मैं आपको बता ही चुका था, जो कानून बनाने का कार्य करती है ना, उसको विधायिका कहा जाता है। और विधायिका को संसद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि संसद ही बनाती है कानून, ठीक है? और है ना, कुछ कुछ स्टेट है भारत के अंदर, मतलब पूरे देश के अंदर भी कुछ में कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका होती है। सर, द्विसदनात्मक, आपने ना एक एमएलए सुना होगा, अगर आप दिल्ली, है ना, यूपी, पंजाब, हरियाणा, इस स्टेट से हो। बट मैं आपको बता दूं, एक एमएलसी भी होता है, ठीक है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल, ठीक है? समझ आ गया? तो विधान परिषद भी होती है और विधानसभा भी होती है, ठीक है? ये विधानसभा है और ये विधान परिषद है, ओके? तो कुछ कुछ स्टेट है, टोटल मिला के 6 स्टेट है ऐसी जहाँ पर विधानसभा भी है, ठीक है? जम्मू कश्मीर भी होगा, इस जम्मू कश्मीर, हाँ नहीं, हटा दिया मैंने, चलो बहुत बढ़िया। तो 6 जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, याद रखना है, मैंने इसलिए बोला, पहले थी अब नहीं है, अब जम्मू कश्मीर में सिर्फ असेंबली है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं टोटल मिला के कि है ना, कुछ कुछ स्टेट के अंदर 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर एमएलए भी होते हैं, एमएलसी भी होता है। ऐसा क्यों होता है? पहला, ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कोई जो बिल है, कुछ विधेयक है, जल्दबाजी में, अगर बिल का मतलब होता है विधेयक, यानी कोई प्रस्ताव, समझ लो आप, कोई प्रस्ताव अगर जल्दबाजी में पारित हो गया एक असेंबली से, तो दूसरी असेंबली पर उससे आराम से बात करी जा सके। नेक्स्ट है, जनता की राय बनने में मदद मिलती है, यानी अच्छे से लोग जो है वो बात वगैरह कर पाते हैं अलग अलग मुद्दों पे, ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। और सरकार की एक अनिवार्य संघीय प्रणाली है ये। और नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, जो मतलब ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन, जो अल्पसंख्यक है उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है, वो हमारी द्विसदनात्मक जो विधायिका है वो आवश्यक होती है, ठीक है? समझ आ गया? और ये 6 स्टेट है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। मैप के अंदर इससे ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है? चलो, लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस, तो पहला तो लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा के अंदर जो सारे के सारे मेंबर होते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, वो चुने हुए होते हैं। राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति चुनता है। इसके अंदर 543 मेंबर होते हैं, इसके अंदर टोटल 245 मेंबर होते हैं। जो धन विधेयक होता है उसमें लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है, और जो हमारा धन विधेयक होता है उसके अंदर राज्यसभा के पास थोड़ी कम पावर होती है। धन विधेयक के बारे में 109 उसके अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 109 के अंदर लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इसके सदस्यों का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है। आपको पता है एमपी, एमएलए वगैरह को आम जनता वगैरह चुनती है, और इनका जो होता है वो समानुपातिक प्रणाली द्वारा किया जाता है। याद रखना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, किन के मेंबर को समानुपातिक प्रणाली द्वारा चुना जाता है, तो वो है जी हमारा राज्यसभा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं,
कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, इनके लिए नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के क्या कार्य हैं, ठीक है। तो पहला जो संसद का कार्य है वो क्या है, विधायी कार्य। विधायी कार्य यानी कानून बनाने का काम जो होता है वो इनका ही होता है, कानून बनाने का, ठीक है। कार्यपालिका को नियंत्रण करना ये काम होता है। नेक्स्ट होता है वृत्तीय कार्य। वृत्त यानी टैक्सेशन वगैरह, यानी टैक्स कितना लगना चाहिए, धन का उपयोग क्या कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, तो ये सारा का सारा काम भी क्या करता है, हमारा संसद ही करता है, ठीक है। जो कराधान होता है यानी टैक्सेशन, और सरकार द्वारा धन का प्रयोग के तरीके पर नियंत्रण वगैरह करता है, ये काम होता है संसद का, देखता है कि कैसे काम हो रहा है। प्रतिनिधित्व ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र, है ना, आर्थिक और धार्मिक समूहों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। वाद विवाद का एक सबसे बड़ा मंच है, यानी यहाँ पर वाद विवाद होते हैं, बहस होती है, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा में, है ना, बहस वगैरह होती है। नेक्स्ट है वो दोनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही संसद होती है, याद रखना, दोनों ही संसद का पार्ट है। संवैधानिक कार्य, संवैधानिक यानी कानून को चेंज करने या संविधान को चेंज करने या संविधान में कुछ ऐड करना, ये सारे के सारे काम भी जो होते हैं संविधान से रिलेटेड, ये भी हमारे संसद ही करती है। नेक्स्ट है चुनावी कार्य, ठीक है। संसद कुछ चुनावी कार्य भी करती है, जैसे राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो चुनाव होते हैं उसमें संसद भी जो होती है वो पार्ट होती है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए। नेक्स्ट है न्यायिक कार्य, जस्ट अ सेकेंड, न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य क्या होती है, संसद के न्यायिक कार्यों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने का प्रस्ताव भी चलता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, राष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस को, महाभियोग। तो ये महाभियोग है ना, राष्ट्रपति को हटाने की, उपराष्ट्रपति को हटाने की, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय के जो भी जज होते हैं उनको हटाने की जो प्रोसेस होती है, ये हमारे संसद में चलाई जाती है, तो न्यायिक कार्य भी देखता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ, ठीक है। तो ये तो आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, और मैं आपको बता दूं, लोकसभा का कम बट राज्यसभा का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। बट मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता बोलो फिर कि सर आपने ये छुड़वा दिया, तो इसलिए दोनों ही देख लो। पहला, संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाता है, धन विधेयक में इसके पास ज़्यादा पावर होती है। कर, बजट और वार्षिक जो वित्तीय वितरण होता है वो सारे के सारे यहीं पर मंजूर किए जाते हैं। प्रश्न प्रस्ताव और जो प्रस्ताव होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव होते हैं, वो यहीं पर चलाए जाते हैं, और इसी के ज़रिए वो कार्यपालिका को कंट्रोल भी करता है, ठीक है। अ, एक क्वेश्चन है ना, अभी अभी देखेंगे, एक क्वेश्चन है ना, मैं बताऊंगा यार, एक क्वेश्चन रह गया मेरे से। संविधान में संशोधन वगैरह भी करता है, आपातकाल की घोषणा करता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, ये हमने देख ही लिया था, और साथ में समितियां और आयोग वगैरह की स्थापना वगैरह भी करता है, और रिपोर्ट वगैरह पर विचार वगैरह भी करता है। इसमें क्वेश्चन होगा कि कंट्रोल कैसे करते हैं, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि है, चलो है क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब कुछ इस पीडीएफ के अंदर ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, राज्यसभा की क्या पावर होती है। पहले तो इसमें क्या होता है कि गैर धन विधेयकों में ये अपना विचार और अनुमोदन करता है, और धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। यानी जो धन विधेयक होते हैं जिसमें पैसे से रिलेटेड पैसे से रिलेटेड कुछ नहीं होता, उस पर विचार और अनुमोदन यानी उन पे बातचीत कर सकते हैं, बट जो धन विधेयक होते हैं उसे सुझाव दे सकता है राज्य, पहली पावर। दूसरा, संवैधानिक संशोधन को मंजूरी देता है, ये तो दोनों में लिख सकते हो, और वही प्रश्न पूछना यहाँ पर भी कर सकते हो। साथ में जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय या राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है वो राज्यसभा में भी चलाई जा सकती है, और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो यहीं पर शुरू होती है ना, या अकेले ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। बाकी पहले लोकसभा में पारित करवाने पड़ते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको उच्च न्यायालय के या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना है तो पहले ही लोकसभा से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, है ना, वोटिंग लोकसभा से शुरू करनी पड़ेगी। बट अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो वो आप डायरेक्टली राज्यसभा से भी कर सकते हो। तो राज्यसभा सभा के पास ये भी पावर है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली राज्यसभा में हो सकती है। और राज्य सूची पर जो है, राज्य सूची में शामिल कानून बनाने की शक्ति जो है वो बनाने की शक्ति केंद्र संसद को दे। इसका मतलब क्या है, जो राज्यसभा है वही पावर देती है। अब पहले मैं आपको बता दूँ, तीन सूची आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आने वाले टर्म के अंदर आपको ये जब संघवाद चैप्टर आएगा तो उसमें बताया जाएगा। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होती है ना, संघ सूची जिसे कहते हैं। तो ना, केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है, बट उसको राज्यसभा की परमिशन लेनी पड़ती है। और एक कुछ स्पेशल पावर वगैरह लिखी हुई है, इसको एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी पूछी जाती है, और राष्ट्रपति की पावर पूछी जाती है, ठीक है। ऊपर वाली लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट
कर लेना इसे रीड, क्योंकि मैं रीड करूँगा फ़ायदा नहीं है। जो बात पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा से रीड करने का कोई सेंस नहीं बनता। ये मार्क कर लो जी, मार्क कर लो। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी आ सकता है। अगर इस बार नहीं आया तो आपके पीटी में, यूटी में, या तो आपके फाइनल में एक ना एक जगह 100% ये क्वेश्चन दिखेगा, और बड़ा क्वेश्चन है, 1-2 मार्क्स में नहीं आता है। क्या है? संसदीय नियंत्रण के साधन बताइए, या बताइए संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रण करती है। पहला, विचार विमर्श करके। संसद में विचार विमर्श होता है, चर्चा वगैरह होती है, बहस होती है, तो इससे क्या किया जाता है? संसद को कंट्रोल किया जाता है, कार्यपालिका को कंट्रोल किया जाता है। कार्यपालिका को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका क्या है? कानून के ऊपर स्वीकृति या अस्वीकृति देके। होता है ना, संसद में वोटिंग होती है, तो इससे भी क्या कर सकते हो आप? कार्यपालिका को कंट्रोल करते हो कि कार्यपालिका अपनी मनमानी ना कर पाए, कोई भी चीज़ को लाने से पहले, लाने के बाद वोटिंग वगैरह हो, तभी सारी की सारी चीज़ें पास हो, है ना? मनमानी ना कर पाए, और इसी के लिए यही बेसिकली पावर है ना? यही पावर दिखाता है संसद की, हाँ, कि संसद जो है वो कंट्रोल करता है कार्यपालिका को, ताकि कार्यपालिका कुछ गलत कानून ना लेकर आ पाए। नेक्स्ट है वित्तीय नियंत्रण, यानी पैसों से रिलेटेड जो है, जो संसद होती है वो देखता है कि हाँ जी, कार्यपालिका यानी जो हमारी सरकारें हैं वो ढंग से काम कर रही है, नहीं कर रही, पैसे का गलत उपयोग तो नहीं कर रही, कैसे, कहाँ पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, ये भी जो है वो संसद के अंदर ही देखा जाता है, और संसद ही इसी तरीके से कार्यपालिका को कंट्रोल करती है कि हाँ, पैसे का ढंग से उपयोग हो भी रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव भी याद रखना हमारे संसद में ही लाया जाता है। सर, अविश्वास प्रस्ताव का क्या मतलब होता है? अविश्वास प्रस्ताव में आप यही याद रखो बस, कि अगर ये साल में एक ऐसा टाइम आता है कि अगर लोग चाहे, या जो एमपी वगैरह है वो चाहे, तो सरकार पलट भी सकते हैं, तो ये प्रस्ताव भी जो है संसद में लाया जा सकता है। इस तरीके से सरकार को, कार्यपालिका को हटाया भी जा सकता है पूरी तरीके से, अविश्वास प्रस्ताव लाके। ठीक है? अविश्वास प्रस्ताव अगर लाने के बाद अगर वो सफल भी हो जाए तो, ठीक है? क्योंकि उसके बाद वो अविश्वास प्रस्ताव पहले लाया जाता है, उसके बाद है ना, सारे के सारे लोग जो भी होते हैं ना, वो सारे वोट देते हैं, और अगर कार्यपालिका में जिसकी सरकार है उसको अगर वोट ज़्यादा नहीं मिलते ना, तो उन सबको इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है? चलो, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। संसदीय समितियाँ क्या करती है? ये इंपॉर्टेंट है कि संसदीय समिति के क्या-क्या काम है। तो यही है, ये बेसिकली संसदीय समिति जो है वो ना केवल कानून बनाने का काम करती है, बल्कि रोज़मर्रा के काम वगैरह भी देखती है। सत्र जो होता है कुछ समय ही चलता है, आपको पता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, और बजट सेशन होता है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे काम जो होते हैं, 2-2 महीने के लिए तो बैठते हैं ये सारे एमपी, बट बाकी सारा का सारा काम तो यही करती है हमारी क्या? संसदीय समितियाँ। नेक्स्ट है कि विभिन्न मंत्रालयों की मांगों का अध्ययन वगैरह करती है ना? कितने पैसे खर्च किए हैं वो देखता है, भ्रष्टाचार वगैरह की जाँच वगैरह करता है, और समितियाँ जो है वो, इस प्रणाली ने संसद के कार्यभार को भी थोड़ा हल्का किया है। ठीक है? चलो जी, आई होप ये आ जाओ जी। ये भी बड़ा क्वेश्चन है। पहले ये देखो, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। विधेयक का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रस्ताव। सरकारी विधेयक, अगर कोई जो सरकार में हो एमपी, यानी मैं आपको बोलूँ मंत्रिपरिषद का अगर कोई बंदा कोई बिल लेकर आता है तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट बिल, और अगर उसके अलावा कोई एमपी बिल लेकर आता है तो उसको कहते हैं प्राइवेट बिल। जिसमें पैसों से रिलेटेड बात हो विधेयक में, उसको कहते हैं वित्तीय बिल, और जिसमें पैसे से रिलेटेड बात नहीं होती उसे कहते हैं गैर वित्तीय विधेयक। जैसे मान लो अब से है ना, मर्डर की सज़ा 7 साल से 8 साल कर दी, तो ये क्या है? ये हमारा गैर वित्तीय विधेयक है, क्योंकि इसमें पैसे से रिलेटेड बात नहीं हो रही। नेक्स्ट है सामान्य विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक। सामान्य विधेयक जिस पर पहली बार बात हो रही हो, संविधान संशोधन विधेयक होता है जिस पे पहले बात हो चुकी है, ठीक है? और उस पे चेंजेस वगैरह किए जा रहे हैं। ओके, चलो। अब आते हैं जी ऊपर वाले क्वेश्चन पे, कि कोई भी रूल कैसे पास होता है, कोई भी लॉ कैसे पास होता है, किसी कोई भी लॉ बनता कैसे है? देखो, सबसे पहले विधेयक होता है, ठीक है? विधेयक क्या होता है? समिति के पास रिपोर्ट वगैरह, मतलब समिति के पास वो जाती है, पहले ये देखा जाता है धन विधेयक है या गैर धन विधेयक है। उसके बाद शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले विधेयक होता है, एक एमपी के दिमाग में होता है, वो फिर ये चेक करता है कि यार एक विधेयक बिल है, या सॉरी गैर विधेयक बिल है, या वित्तीय बिल है। उसके हिसाब से क्या होता है, वो समिति के पास जाता है, समिति रिपोर्ट वगैरह बनाती है, और रिपोर्ट को फिर जो हमारे सदन होते हैं उस पर रखा जाता है। उस पर चर्चा वगैरह होती है, बहस वगैरह होती है, और एंड में वोटिंग होती है। अगर वो विधेयक मनी बिल है, वित्तीय विधेयक है, तो वो लोकसभा में जाएगा पहले, और गैर वित्तीय विधेयक है तो दोनों में से किसी में भी जा सकता है। फिर वही वोटिंग बहस होती है, वोटिंग वगैरह होती है, अगर वहाँ से पास हो गया तो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास हो गया तो फिर वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास जाता है, और अगर मान लो सहमति नहीं बन पाती तो एक है ना जॉइंट सेशन भी बुलाया जाता है, यानी दोनों सदनों को साथ में जो है वो बुलाया जाता है, वहाँ पर सारे के सारे राज्यसभा लोकसभा दोनों के एमपी बैठते हैं, फिर वोटिंग होती है, और एंड में डिसाइड करके जो है वो राष्ट्रपति फिर के पास भेजा जाता है साइन करने के लिए। अगर राष्ट्रपति साइन कर देता है तो कानून बन जाता है। ठीक है? आई होप ये समझ आ गया हो आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये बहुत बड़ा आंसर है, तो
ऐसा आने के चांसेस कम है, बट अगर आता है ये, क्योंकि सीधा 6 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा तो, ठीक है? चलो, अब आ जाते हैं जी हमारे लास्ट वाले चैप्टर पे, जिसका नाम है जी क्या? हमारा न्यायपालिका, ठीक है? सबसे पहले न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका न्याय दिलाने का काम करती है, सरकार की वह शाखा है जो कानून वगैरह देखती है, कानून की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है, लोगों को न्याय वगैरह दिलवाती है, ठीक है? चलो, वो ये कानून प्रशासन हेतु अधिकार देता है, विवादों को हल वगैरह करता है, ये काम होता है उनका, ठीक है? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या न्यायपालिका की हमें ज़रूरत क्यों है? कानून प्रशासन चलाने के लिए, अधिकारों की रक्षा, विवादों को हल करने के लिए, तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में विभिन्न विभिन्न प्रावधान कौन कौन से दिए गए हैं? देखो, जो जज है ना, वो अपना काम ढंग से कर पाए, बिना किसी दबाव के काम कर पाए, उसके लिए क्या हमारे जज को पावर दी गई है? यस। पहली बात तो यह है क्या ना, जज की जो भी बात होती है ना, उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते आप, है ना? किसी भी सार्वजनिक मंच पर जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनकी आलोचना नहीं कर सकते आप। करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, जेल में जाओगे आप। तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई, पावर है, ऐसे कोई भी जो है वो जज के बारे में फालतू नहीं बोल सकता, उनके डिसीजन के बारे में फालतू नहीं बोल सकता, पहला पॉइंट। दूसरा होता है कि इनकी जो नियुक्ति होती है न्यायाधीशों की, जज की जो कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये विधायिका डिसाइड नहीं करती, ठीक है? ये सीनियरिटी के बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है? नेक्स्ट है, इनका कार्यकाल निश्चित होता है, और इनको हटाने के लिए वही प्रोसेस यूज़ करी जाती है जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए करी जाती है। इससे भी पता चलता है कि राष्ट्रपति जो न्यायपालिका, उनके पास ज़्यादा पावर है न्यायाधीशों के पास, ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। नेक्स्ट है, इनकी वेतन भी जो होती है वो विधायिका की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती, यानी इनकी जो वेतन होती है, जो इनकी इनकम वगैरह होती है, वो डायरेक्टली अलग से फंड बनता है। नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों का अधिकार उन्हें अनुचित आलोचना, हाँ इसका मतलब ये मैं बता ही चुका, कोई भी इनकी आलोचना वगैरह नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यायपालिका के निर्देशों का पालन देश की विधायिका और कार्यपालिका को करना ही पड़ता है। इनकी बात तो माननी पड़ेगी, और फाइनल बात होती है इनकी। अगर इनकी बात नहीं मानी तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है, क्या न्यायपालिका स्वतंत्रता का मतलब है कि न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है? अपना उत्तर दीजिए। देखिए, इसका आपको क्या बताना है, क्या ना एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। न्यायपालिका जवाबदेह है, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ़ संविधान के प्रति जवाबदेह है। वो बस ये देखती है कि संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है उसका पालन हो। ये देखती है हमारी न्यायपालिका। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह है? तो आपको लिखना है नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका अर्थ है कि कोई भी जो है वो न्यायपालिका के कामकाज में रोक नहीं लगा सकता, परंतु न्यायपालिका भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। न्यायपालिका भी क्या करती है, संविधान के दायरे को देखते ही सारी की सारी चीज़ें करती है, और ये देखती है कि संविधान के अकॉर्डिंग ही सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो संविधान के प्रति जवाबदेह है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? मैं आपको बता दूं, आपको ये बात तो मैं बता ही चुका हूँ, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलवाने का काम करते हैं, और सीनियरिटी के बेसिस पे होता है, ठीक है? कि जो जिनकी सबसे ज़्यादा एज होती है उनको मुख्य न्यायाधीश, मुख्य हेड बनाया जाता है न्यायाधीशों का, ठीक है? न्यायपालिका की संरचना बताइए, तो सबसे नीचे की अदालत होती है अधीनस्थ अदालत, फिर जिला अदालत, ठीक है? उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय। इनके बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है? फौजदारी और दीवानी के छोटे छोटे जो मसले होते हैं वो यहाँ देखे जाते हैं। जिला अदालत में क्या होता है, उस जिले से रिलेटेड जो भी केस होते हैं वो देखे जाते हैं, साथ में जो भी गंभीर केसेस होते हैं वो यहाँ पर सुने जाते हैं। राज्य क्या करता है, इसका दायरा पूरे स्टेट का होता है, और ये जिला अदालत पे भी नज़र रखता है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल, और ये साथ में वो रिट जारी भी करता है। याद है ना, रिट पढ़ा था हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर, क्या होता है ये रिट? किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो रिट जारी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का काम सेम है, यही वो बाकी नीचे के कोर्ट पे नज़र रखता है ना? तबा एक न्यायाधीश का दूसरे एरिया के अंदर तबादला वगैरह भी कर सकता है, और साथ में किसी भी केस को अपने ऊपर ले सकता है, और ये भी क्या करता है, रिट जारी करता है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है, न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? वही मैंने बताया था आपको, महाभियोग, जो प्रोसेस राष्ट्रपति को हटाने के लिए करी जाती है ना, वही न्यायाधीश को हटाने के लिए करी जाती है। केशवानंद भारती केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस याद रखो, बस 1973 में हुआ था। एक हमारे इदनीर मठ के हमारे एक न्यायाधीश थे, सॉरी, इदनीर मठ के एक मठ है हमारा साउथ इंडिया के अंदर, उसके जो हेड थे ना, उनका नाम था हमारा केशवानंद भारती। तो क्या होता है, सरकार उनके ना ज़मीन लेने की बात करती है, और दो ये केस हार जाते हैं, पर उनसे है ना मेन मेन चीज़ें हमें सीखने को मिलती है संपत्ति के अधिकार को लेकर, और इसी इसी वजह से माना जाता है कि संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, ठीक है? अब है ना, ये हार तो जाता है क्या फैसला ये वाला, बट है ना, इससे बहुत सारी चीज़ें है ना संविधान के अंदर जो है वो ऐड करी जाती है, यानी सॉरी, न्यायपालिका है ना संविधान के बारे में मेन मेन चीज़ें बोलती है। क्या बोलती है वो मैं बताऊंगा अभी, बट आगे आ जाते हैं, वो नीचे वाले क्वेश्चन में दे रखा है।
सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार बताइए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, केशवानंद भारती वाला बताऊंगा अभी मैं, बट पहले देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या क्षेत्राधिकार होते हैं। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के क्या काम होते हैं? चार काम होते हैं: मौलिक, अपीली, सलाहकारी और रिट। सबसे पहला काम होता है मौलिक। मौलिक का मतलब होता है राज्य और स्टेट के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो उनको निपटारा करने का काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा, अपील सुनना, यानी अगर कोई नीचे के केस, नीचे के कोर्ट से, यानी जिला अदालत या सुप्रीम या हाई कोर्ट से अगर कोई भी बंदा अपील वगैरह कर रहा है तो उस अपील को सुनना काम होता है। सलाहकारी, राष्ट्रपति को सलाह देना काम होता है। और रिट जारी करना, किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए तो रिट जारी करना भी काम होता है। और विशेष अधिकार भी होते हैं। ठीक है, विशेष अधिकार का मतलब क्या है कि भारतीय भूभाग के किसी भी अदालत द्वारा पारित किए गए जो भी फैसले होते हैं ना, उन पर अपील की सुनवाई वगैरह करता है। मतलब मान लो किसी ने बोला कि यार मेरे को 4 साल की सज़ा दी गई है, ये नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट ने सज़ा दे दी मेरे को, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये भी विशेष अधिकार है कि वो चाहे तो उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट अगर उसे लगता है कि गलत फैसले सुनाया था हाई कोर्ट ने, तो उसको बदल भी सकती है और उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। ठीक है। हाँ, आ गया यार, यही क्वेश्चन था। ध्यान से सुनना, आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमारी न्यायपालिका है ना सक्रिय है। न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका जो है वो सक्रिय क्यों है, मतलब कैसे है, और क्या न्यायपालिका के सक्रिय होने की वजह से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव हो रहा है? तो पहले तो सक्रिय का मतलब बता देता हूँ। न्यायपालिका सक्रिय है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे काम न्यायपालिका वो भी कर देती है जो उसके दायरे में नहीं आता। जैसे कानून बनाना, कानून पर रोक लगाना, ये काम न्यायपालिका का नहीं है, बट फिर भी न्यायपालिका करती है। इससे पता चलता है न्यायपालिका सक्रिय है। ठीक है, और इसकी वजह से कभी कभार दिक्कतें वगैरह भी आ जाती है, क्योंकि वो कार्यपालिका और विधायिका के काम करने लग जाती है। कभी कभी कानून बनवाने भी लग जाती है और कभी कभी कानून पर रोक भी लगा देती है। ठीक है, सर कानून पे रोक भी लगा देती है, यस। और इसी चीज़ को कहते हैं न्यायिक पुनर्वालोकन। यानी अगर मान लो न्यायपालिका को कभी ऐसा लगता है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून गैर संवैधानिक है, यानी संविधान के अगेंस्ट जाता है, तो उस पर रोक लगा सकती है। इसको कहते हैं न्यायिक पुनर्वालोकन। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारी न्यायपालिका कितनी सक्रिय है। दूसरी बात है क्या ना, जो पीआईएल होती है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसको भी, यानी जो जनहित याचिका होती है उसको भी जो होती है वो न्यायपालिका सुनती है। ठीक है, और इससे भी पता चलता है कि न्यायपालिका कितनी सक्रिय है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि आपको कैसे पता चलता है कि जो न्यायपालिका वो सक्रिय है, तो आपको लिखना है न्यायिक पुनर्वालोकन, यानी विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी गलत कानून को रोक लगा सकती है और उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए बोल सकती है, और इसी को कहते हैं न्यायिक पुनर्वालोकन। और साथ में जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, पीआईएल पर भी सुनवाई करती है, और इससे पता चलता है कि न्यायपालिका बहुत ज़्यादा सक्रिय है। वो ऐसे लोगों के भी केसेस वगैरह देखती है जिन जो लोग खुद केस नहीं, जैसे कि मान लो किसी दूसरे के साथ कोई बुरा हो रहा है, मान लो एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर के साथ बुरा हो रहा है, तो मैं भी केस कर देता हूँ ना, तो वो केस भी सुनती है न्यायपालिका। इससे पता चलता है न्यायपालिका कितनी सक्रिय है। बट इसकी वजह से मैंने आपको बताया, कभी कभी कार्यपालिका और इनके बीच में विवाद भी हो जाता है ना। कार्यपालिका या विधायिका बोलती है जी हमने कानून बनाए हैं, आप क्यों अड़ंगी डाल रहे हो, इस पर अड़ंगी क्यों लगा रहे हो, है ना। बट सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं भाई, गलत कानून है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट यही है, न्यायपालिका संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा कैसे करता है। एक तो न्यायिक पुनर्वालोकन द्वारा, किसी भी गलत कानून को कानूनी नहीं देता, और किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आदेश वगैरह जारी करके, रिट जारी करके। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। आर्टिकल 137 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय को द्वारा सुनाए गए निर्णय, जो आदेश है वो पुनर्वालोकन, यानी कोई भी जो केस है, अगर न्यायपालिका चाहे, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट चाहे, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी देश के अंदर कोई भी अगर आदेश वगैरह दिया हो तो उसको दोबारा से देखने का, रिव्यू करने का। रिव्यू पता है ना आपको, जैसे फ़ोन का रिव्यू होता है ना, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, तो अगर उसे लगता है तो वो किसी की भी कानून को या किसी भी आदेश पर भी रिव्यू लगा सकती है। आर्टिकल 144 क्या कहता है? आर्टिकल 144 ये कहता है कि भारत के क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में सभी जो सारे के सारे जो भी केसेस वगैरह होंगे, जो भी सॉरी केसेस के जो भी डिपार्टमेंट वगैरह होंगे, वो न्यायपालिका की सहायता से कार्य करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है न्यायपालिका की सहायता से कार्य करेंगे। इसका मतलब ये है कि बाकी जो भी अधिकारी हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उनसे कुछ बोलता है तो वो उनकी बात माननी पड़ेगी। बाकी नीचे दूसरा संवाद वाला चैप्टर है वो छोड़ देना, डोंट वरी। जब मैं पीडीएफ, अच्छा इसकी पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको। खासकर इस चैप्टर की, क्योंकि 1 to 5 तो मैं दे ही चुका हूँ, मैंने बताया। बाकी इस चैप्टर की जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। बाकी मैं ये वाले चैप्टर भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, और ये रख लेना पीडीएफ, फाइनल में काम आएगी आपके। ठीक है, और इस चैनल पे आ जाना। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह की प्रैक्टिस मैं यहीं पर करवाऊँगा। बाकी जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा एक और बात यार, हमारा एक दूसरा भी चैनल है मेन पॉइंट टैग करके, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बेसिकली एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें भी मैं इसी चैनल पे बताऊँगा आपको।
ठीक है? मैं बताता हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। पिछली वीडियो मैंने 7 महीने पहले डाली थी। मेन पॉइंट स्टडी पे भी बहुत टाइम हो गया, ठीक है? पर मैं ट्राई करूँगा कि अब वीडियो जो है वो अच्छे से डालूँ, मतलब लगातार डालूँ। बाकी जी अच्छे से एग्ज़ाम देना। मैं बताऊँगा भी कि आपको एग्ज़ाम में किन-किन बातों का ध्यान रखना है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।